ये है एक सिंपल साधारण से दिखने वाले आदमी जो अक्सर आपको दिखेंगे गांव में लुंगी पहन के साइकिल चलाते हुए। लेकिन ये सिर्फ साइकिल ही नहीं चलाते, साथ साथ चलाते हैं 1 लाख करोड़ की कंपनी जिसने पिछले साल ही 2800 करोड़ का मुनाफा किया। ये आखिर है कौन? 1968 तमिलनाडु थंजावुर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव के मिडिल क्लास घर में एक लड़का पैदा होता है, श्रीधर वेम्बू। और आज इनकी कंपनी टॉप 5 CRM कंपनीज में से एक है। 17,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं और लिवाइस और फॉसिल जैसे मेजर क्लाइंट्स हैंडल करती है। दूसरा सवाल आता है कि ऐसा क्या खास है इस कंपनी में। मैं आपको सब बताऊंगा, पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये वो टिपिकल सक्सेस स्टोरी नहीं जो आपने हजारों बार सुनी होगी एंटरप्रेन्योर्स की, खासकर पॉडकास्ट पर वो रियलिटी है जो मेरे हिसाब से हर इंडियन को जाननी जरूरी है। ये भी बता दूं कि ये कोई फेरी टेल स्टोरी नहीं, क्योंकि इसमें सक्सेस और सेटबैक्स दोनों ही बराबर हैं। सबसे शॉकिंग बात बताता हूँ आपको, जिस दुनिया में हर स्टार्टअप बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग उठाता है, वहीं इस आदमी ने किसी से 1 रुपये लिए बिना ही ये एम्पायर खड़ा कर दिया। ये कहानी है श्रीधर वेम्बू के ज़ोहो की, दुनिया की उन गिनी चुनी कंपनीज में से एक जो बिना 1 रुपये बाहर से लिए $1 बिलियन क्लब में पहुंच गई। ये कहानी है उस बिलियनर की जो आज भी गांव में रहता है, गांव के बच्चों को टेक सिखाता है और है नए भारत का नया इनोवेटर। विजुलाइज करिए 70s का साउथ इंडिया और उसमें एक मिडिल क्लास घर, छोटा सा। श्रीधर का बचपन बिल्कुल ऐसे ही माहौल में बीता। पापा सरकारी नौकरी करते थे और घर में किसी ने बिजनेस का दूर दूर तक नहीं सोचा था। लेकिन ये लड़का पढ़ाई में कुछ खास था। जब गांव के दूसरे बच्चे खेतों में खेलने जाते थे, श्रीधर किताबों में डूबा रहता था। उसके पास कोई बड़ा सपना नहीं था उस वक्त, बस पढ़ाई अच्छी करने की सोच थी। 1989 में जब वो IIT मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, तब तक भी कुछ स्पेशल नहीं लग रहा था। हजारों बच्चे IIT करते हैं, हाई पेइंग जॉब्स मिलती है और उसी में सेटल हो जाते हैं। लेकिन श्रीधर का मन और भी पढ़ाई करने का था। अमेरिका जाने का फैसला करते हैं MS और PhD कंप्लीट करने के लिए। कहाँ से? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। ये नाम सुनते ही समझ आ जाता है कि क्या लेवल होगा इनका। प्रोफेसर्स एकदम इम्प्रेस्ड हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, फ्यूचर ब्राइट था, पर तब भी इन्हें कोई कमी लग रही थी। 1994 में क्वालकॉम जैसी कंपनी में जॉब मिल जाती है वायरलेस इंजीनियर की। सैन डिएगो कैलिफोर्निया में कंफर्टेबल लाइफ है, अच्छी सैलरी है, सब कुछ एकदम परफेक्ट। मोस्ट ऑफ द इंडियन टेकीज का यही ड्रीम होता है, US में सेटल होना, अच्छी जॉब, ग्रीन कार्ड और फिर लाइफ सेट। लेकिन फिर भी श्रीधर के दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा है। मतलब इन्हें इन सब में कोई भी चीज़ फुलफिलिंग ही नहीं लगी। एंड आई थिंक यही एक ट्रेट होता है जो अलग करता है मीडियोक्रिटी और ग्रेटनेस को। इसी के चलते 1996 में वो एक डिसीजन लेते हैं जो उनकी फैमिली और फ्रेंड्स को समझ नहीं आता। US की अच्छी जॉब छोड़कर इंडिया वापस आने का सोच रहे हैं श्रीधर। लोग कहते हैं पागल हो गया है, सेटल्ड लाइफ छोड़कर क्या करने जा रहे हैं इंडिया में। लेकिन उनका कहना था कि इंजीनियर से ज़्यादा वो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, और वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। इंडिया आते हैं और बाद में मिलते हैं अपने 2 भाइयों कुमार और शेखर और अपने दोस्त टोनी थॉमस से। इन चारों ने मिलकर डिसाइड किया कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करेंगे, एडवेंट नेट। बिजनेस प्लान सिंपल था, नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो कंपनीज अपने कंप्यूटर नेटवर्क्स हैंडल करने के लिए यूज कर सके। सिंपल। शुरुआत थोड़ी बहुत मुश्किल रही। टेक्नोलॉजी तो अच्छी बना लेते थे, लेकिन बेचना नहीं आता था, जो कि मेन है। श्रीधर खुद मानते हैं कि वो टेरेबल सेल्समैन थे। क्लाइंट के सामने जाके टेक्निकल फीचर्स एक्सप्लेन करते रहते थे और समझ नहीं पाते थे कि कस्टमर एक्चुअली क्या मांग रहा है। एक बार तो कुछ क्लाइंट्स ने बोला कि जो प्राइस आप कोट कर रहे हैं, हम उससे 10 गुना ज्यादा आपको पे कर देंगे। मतलब आप आइडिया लगा रहे होंगे कि कितना ही कम कोट कर रहे होंगे श्रीधर, लेकिन फिर भी वो और उनके भाई कंटिन्यू करते रहते, क्योंकि उनका विजन एकदम सटीक था। एडवेंट नेट का पहला सक्सेस आया 1998 में। कंपनी की रेवेन्यू फाइनली $1 मिलियन क्रॉस कर गई और पहली बार उन्होंने अपनी सैलरी निकाली। 2 साल तक बिना सैलरी के काम किया था इन लोगों ने। जो पैसे आते थे उसे बिजनेस में री इन्वेस्ट करते थे। उसी पैसे को इन्वेस्ट करके उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया, वेब NMS, जो था अर्ली इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रोडक्ट मार्केट में हिट हो गया और बिजनेस ग्रो होने लगा। वेब NMS एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट था उस टाइम के हिसाब से। मतलब समझो कि उस टाइम कंपनीज के पास बहुत सारे नेटवर्क इक्विपमेंट होते थे, जैसे राउटर्स, स्विचर्स, सर्वर्स, और हर एक को मैन्युअली चेक करना पड़ता था। वेब NMS से आप हंड्रेड्स ऑफ डिवाइसेस को एक ही डैशबोर्ड से मॉनिटर कर सकते थे। ये मार्केट में हिट इसलिए हुआ क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज और एंटरप्राइजेस को एग्जैक्टली यही चाहिए था। 1999 में और 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं एडवेंट नेट की लाइफ में। पहला, रेवेन्यू $10 मिलियन क्रॉस हो गया। दूसरा, श्रीधर ऑफिशियली CEO बन गए।
और तीसरा इवेंट था जो उनकी पूरी फिलॉसफी परफेक्टली डिफाइन करता है। एंट्री होती है वेंचर कैपिटलिस्ट्स की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। वेंचर कैपिटलिस्ट बेसिकली प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी के बदले में। $10 मिलियन को ऑफर, कंपनी की वैल्यूएशन $140 मिलियन। 1999 में किसी भी स्टार्टअप फाउंडर के लिए ये एक ड्रीम ऑफर होता, क्योंकि कैश मिल जाता है और रिस्क रिड्यूस हो जाता है और आपकी ऑफ कोर्स ग्रोथ तो बढ़ेगी ही। प्लस उस टाइम फंडिंग लेना था एक स्टेटस सिंबल की तरह, मतलब यू हैव ऑफिशियली मेड इट। लेकिन श्रीधर और उनकी टीम ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। वो सोचते थे कि एक्सटर्नल फंडिंग लेने से कंट्रोल चला जाता है, प्रेशर आता है क्विक रिटर्न्स का और लॉन्ग टर्म विजन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। प्लस वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल थे तो पैसों की जरूरत नहीं लगी। और किस्मत का क्या करिश्मा था कि 2000 में .com बबल बर्स्ट हो जाता है। असल में 95 से 99 तक इंटरनेट का क्रेज शुरू हो गया था। हर कोई सोचता था कि .com डोमेन वाली कोई भी कंपनी उठा लो वो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगी। कंपनीज बनती जा रही थी बिना किसी प्रॉपर बिजनेस मॉडल के। लेकिन फिर सडनली इन्वेस्टर्स को रियलाइज हुआ कि ये सब कंपनीज एक्चुअली पैसा नहीं कमा रही हैं और वो मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं। जो कंपनीज फंडिंग पे डिपेंड थी वो एक के बाद एक डूबने लगी। हजारों कंपनीज रात रात में गायब हो गई, लेकिन एडवेंटनेट वो बच गई। .com क्रैश के बाद मार्केट में ऐसा मंजर था कि कस्टमर्स के पास बिल पे करने के पैसे नहीं थे, प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो रहे थे और टेक जॉब्स जा रहे थे। लेकिन एडवेंटनेट इसलिए बच गया क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल था, डेट नहीं था और एक्चुअल पेइंग कस्टमर्स थे। इस वक्त जहां टेक में जॉब्स नहीं थी, श्रीधर किसी को भी फायर नहीं करते हैं, बल्कि पूरा फोकस ही शिफ्ट कर देते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट पे। और 2 साल के अंदर ही क्राइसिस से निकलने के लिए एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, मैनेज इंजन, एक IT मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और धीरे धीरे मार्केट रिकवर होने लगा। लेकिन यहाँ पे उनके साथ एक पर्सनल ट्रेजेडी हो जाती है। कंपनी की स्ट्रैटेजी को लेकर श्रीधर के भाइयों कुमार और शेखर का और दोस्त टोनी का डिसएग्रीमेंट हो जाता है। और फिर वो दिन आता है जिसका श्रीधर आज तक रिग्रेट करते हैं। उनके साथ के सारे लोग कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। जिसके साथ कंपनी स्टार्ट की थी, जो फैमिली के साथ काम कर रहे थे, वो सब चले गए। श्रीधर बाद में कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी का सबसे डिप्रेसिंग फेज था। बहुत मुश्किल वक्त था उनके लिए। अकेले रह गए थे वो और कंपनी का फ्यूचर भी अनसर्टेन था। पर अभी तक हमें ये तो आइडिया लग गया है कि इस कहानी का मेन किरदार इतनी आसानी से हार तो नहीं मानेगा। अब होती है उनकी असली जर्नी स्टार्ट। 2005 में श्रीधर को एक और आइडिया आता है जो उस टाइम बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना अभी प्रॉपरली स्टार्ट भी नहीं हुआ था, लेकिन वो सोचते हैं कि बिजनेस सॉफ्टवेयर और सोल्यूशंस को इंटरनेट पे मूव कर देना चाहिए। ऑफिस स्वीट, स्प्रेडशीट, ईमेल, कस्टमर मैनेजमेंट, जो एक बिजनेस को चाहिए था, सब कुछ ऑनलाइन। उस टाइम हर कंपनी को अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते थे, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। ईमेल के लिए अलग, अकाउंटिंग के लिए अलग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए अलग। श्रीधर का विजन था कि हम इन सब को एक ही प्लेटफॉर्म में कंबाइन कर दें। कंपनी में एक नई डिवीजन बनी और उसका नाम पड़ा जोहो। धीरे धीरे जोहो पूरा इकोसिस्टम बनने लगा। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, CRM, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, सब कुछ। इनिशियली लोग थोड़े डाउटफुल थे कि इंटरनेट बिजनेस सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा, लेकिन श्रीधर को पूरा कॉन्फिडेंस था अपने विजन और अपनी टीम में। अच्छे खासे सक्सेस के बाद 2009 में कंपनी का नाम ही चेंज करके रख दिया जाता है जोहो कॉर्पोरेशन। मतलब पूरी कंपनी का फोकस अब शिफ्ट हो गया है। यहाँ से शुरू हुई जोहो की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी। अब श्रीधर का अप्रोच बिल्कुल पलट गया जोहो के लिए। कभी कभार सोचना मुश्किल होता है कि एक इंसान में इतना पैशन और इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो एकदम कुछ अलग ही कर दे। जहां दुनिया भर की टेक कंपनीज मेट्रोज और अर्बन सेंटर्स में ऑफिसेस खोलती हैं, श्रीधर क्या करते हैं? तेंगसी में ऑफिस खोल देते हैं, तमिलनाडु का एक छोटा सा शहर। इनके क्रिटिक्स को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ टैलेंट कहाँ से मिलेगा, लेकिन उनको सब पता था जैसे उनके पास एक शक्ति हो जो सारा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर ले। कितना नोबल थॉट है ना। 2005 में वो जोहो यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर देते हैं। कॉलेज ग्रेजुएट्स को हायर करने के बजाय 12th पास गांव के बच्चों को ट्रेन करते हैं। इन्होंने उनका पोटेंशियल देखा जो थोड़ा सा भी टेक की तरफ झुके थे और उन्हें इंडस्ट्री रेडी बना दिया। इन स्टूडेंट्स को 10,000 स्टाइपेंड भी मिला था लर्निंग के टाइम। सिर्फ 6 स्टूडेंट्स से स्टार्ट किया था ये एक्सपेरिमेंट और आज जोहो की 15% वर्कफोर्स जोहो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं। श्रीधर का R&D मंत्र हमेशा सिंपल और ऑनेस्ट रहा है। मार्केटिंग पे करोड़ों खर्चने की जगह
प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाओ कि कस्टमर खुद आ जाए बाकी कस्टमर के रेफरल से। 2022 में फाइनली वो दिन आया जिसका श्रीधर को बेसब्री से इंतजार था। ज़ोहो की एनुअल रेवेन्यू $1 बिलियन क्रॉस हो जाती है, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। आज 80 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स वर्ल्ड वाइड ज़ोहो यूज़ कर रहे हैं। और श्रीधर वेम्बू कहाँ है 55th रिचेस्ट इंडियन बनने के बाद? वहीं मथलमपरी गांव में, जहां उनका बचपन गुजरा था। सिंपल कपड़े पहनते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं घर से, खेत में घूमते हैं, गांव के बच्चों को टेक सिखाते हैं और रूरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। 2021 में गवर्नमेंट ने इनको पद्मश्री से भी नवाजा था। हम जहाँ सोचते हैं कि बाहर जाया जाए पैसे कमाने के लिए, जिसमें मुझे लगता है कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ एक गांव का लड़का जो अमेरिका में सेटल हो सकता था आराम से, वापस आता है भारत और डिसाइड करता है कि अपने देश में रहकर काम करेगा और रोज़गार बढ़ाएगा। ये वाकई में बहुत हिम्मत देने वाला काम है, जो जितना बोलने में आसान लगता है उतना मुश्किल भी। मुझे वेम्बू जी की कहानी इसलिए खास लगती है क्योंकि उन्होंने सिर्फ सक्सेस को अपने तक नहीं रखा, बल्कि उसको डेमोक्रेटाइज करके फैलाया, जिससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट बनता है। उन गांव के बच्चों के बारे में सोचा जो आज अपने घर से बाहर के क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं। इससे ज़्यादा एम्पावरिंग या फिर पावरफुल फीलिंग क्या हो सकती है? इसलिए उन्होंने सिर्फ एक सक्सेसफुल कंपनी नहीं बनाई, बल्कि एक आइडिया खड़ा किया पूरे भारत में कि फ्यूचर सिटीज़ या क्लासेस में नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ में है। वाह भारत ऐसी ही अनसुनी अनोखी कहानियाँ आप तक लेके आना चाहता है। तो अगर आप इधर तक देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, काफ़ी इंकरेजमेंट मिलती है।